तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 18 मार्च 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक साबुन और सर्फ के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि लागत की वजह से ऐसा किया गया है। अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से साबुन के दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में सरकार के एक बड़े फैसले की खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को अब स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति जारी की गई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पूरी खबर के बारे में अभी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत के मामले को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस के प्रस्ताव को भारत की पेट्रोलियम कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अमेरिका के मना करने के बावजूद इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रूस से कई लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है, भारतीय रुपए में सस्ती दरों पर। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खतरनाक जंगी प्लान का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन पे हमला करने के बाद नाटो संगठन देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका इन देशों के बारे में पहले ही कह चुका है कि वो इनकी एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो अगर ये दावा सच साबित होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 21 मार्च तक भारत के एक हिस्से में चक्रवाती तूफान आ सकता है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का भी अलर्ट किया गया है जारी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में होली के मौके पर होली को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो कि सभी होली खेलने वालों को काम आ सकती है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन के। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक बिना प्रचार के ही ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। साथ ही इस फिल्म को लेकर एक और ताज़ा जानकारी आई है कि इसे देश के 3.25 लाख जवानों को दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में है कई और बड़ी खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और सर्फ के दाम एक बार फिर से बढ़ाए। आइए बताएं कितने प्रतिशत हुई है बढ़ोतरी। जी हां, दिनों दिन बढ़ती महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के अलावा खाने पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब आम आदमी की जेब को एक और झटका लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर से सर्फ और साबुन की कीमतें बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक इन चीजों के दामों में अधिकतम 17% तक की बढ़ोतरी की गई है। आसान सी भाषा में समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सामान पहले 100 रुपए का आता था तो उसके दाम 117 रुपए तक हो सकते हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी पिछले 6 महीने से हर महीने किसी न किसी चीज के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। पिछले 6 महीनों के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई सामानों पर 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बढ़ोतरी के मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अधिकारियों का यानी कि कंपनी का कहना है कि कीमतों में जो बढ़ोतरी की जा रही है उसका कारण कच्चे माल की कीमतों का बढ़ जाना है, यानी कि जिन चीजों का इस्तेमाल करके सर्फ और साबुन को बढ़ाया जाता है कंपनी के मुताबिक उसके दाम बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से साबुन और सर्फ के दाम बढ़ाने पड़े हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि लाइफबॉय, लक्स और डव हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के ही साबुन हैं। तो इन साबुन की कीमतें जल्दी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जाएगी अब श्रीमद् भगवत गीता। जी हां, गुजरात की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। पहले फेज में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे गीता के श्लोक और मॉम को समझेंगे। आपको बता दें इसका ऐलान अभी हाल ही में बीते गुरुवार को गुजरात की सरकार ने किया है, यानी कि पढ़ाई का ये बदलाव फिलहाल गुजरात में लागू हो रहा है। गुजरात सरकार की ओर से इसके लिए नई शिक्षा नीति जारी की गई है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि गीता
के श्लोकों को स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं में शामिल किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, इस तरह की बदलाव की खबरें काफी दिनों से आ रही थी। आने वाले दिनों में जल्दी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की शिक्षा नीति देश के दूसरे राज्यों में भी लागू हो जाए, यानी कि स्कूल के बच्चों के सिलेबस में भगवत गीता की पढ़ाई शामिल कर दी जाए। वैसे फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गुजरात में ये फैसला लिया गया है कि वहाँ के स्कूलों में 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को अब श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार के इस फैसले से आप सहमत है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। साथ ही आपको बता दें कि जो हमारा एक और चैनल है फूड से रिलेटेड, उस पे होली का एक स्पेशल और साथ ही में जो मुस्लिम के त्योहारों में बनाई जाती है सूजी का हलवा, उसकी बेहतरीन रेसिपी अपलोड की गई है। यानी कि एक नया वीडियो आया है जिसको देखकर कोई झटपट से मजेदार सूजी का हलवा बना सकता है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको उस चैनल पर तरह तरह की रेसिपीज मिलती रहेंगी। पड़ोसी देश श्रीलंका में पड़े खाने पीने के लाले भारत ने की है $1 अरब की मदद कर्ज के रूप में। जी हां, भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को खाद्य उत्पादों, साथ ही में दवाओं और अन्य जरूरी चीजों की खरीद के लिए $1 अरब की ऋण की सुविधा दी है। आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि कर्ज दिया है। बीते गुरुवार को इसकी घोषणा की गई और दोनों देशों के बीच इस समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। साथ ही इस मामले में पीएम मोदी को लेकर एक खबर आई है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका के साथ भारत हमेशा खड़ा है। पीएम मोदी वाली ये जानकारी श्रीलंका के उच्च योग ने दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि श्रीलंका में टूरिज्म से काफी ज्यादा पैसा आता था, यानी कि कई देशों से लोग श्रीलंका में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये बिजनेस काफी ज्यादा ठप पड़ गया है। इसी की वजह से श्रीलंका की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों में महंगाई का असर पड़ रहा है, तो इससे भी श्रीलंका को जूझना पड़ रहा है। इसी की वजह से इस तरह की नौबत आ गई है कि कई लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है, इसी सब के हालात को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से $1 अरब की मदद की गई है। पहली बार साउथ फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान। चिरंजीवी की फिल्म में काम करने के लिए नहीं लेंगे पैसे। जी हां, बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कायम करने के बाद सुपरस्टार सलमान खान अब साउथ इंडस्ट्री में राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक वो जल्दी दक्षिण भारतीय फिल्म गॉडफादर में नजर आएंगे। यानी कि साउथ की एक फिल्म बन रही है गॉडफादर। इस फिल्म में दर्शक सलमान खान को भी देख पाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस मूवी में सलमान खान सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे। आपको बता दें, इस बात की जानकारी खुद चिरंजीवी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। साथ ही आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान इस फिल्म में काम करने के पैसे नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए मेकर ने सलमान खान को मोटी रकम देने की पेशकश की थी, लेकिन सलमान खान ने लेने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रूस से खरीदा 20 लाख बैरल कच्चा तेल। साथ ही इंडियन ऑयल ने खरीदा 30 लाख बैरल तेल। रूस में इस समय सस्ते दाम पर कच्चा तेल है उपलब्ध। हालांकि अमेरिका है इससे नाराज। जी हां, देश की सबसे बड़ी ऑयल रिटेलर कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑयल के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HP ने रूस से 20 लाख बैरल तेल खरीदा है। इसके अलावा मैंगलोर रिफाइनरी ने रूस से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। हालांकि देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रूसी ईंधन खरीदने से बच सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारत को रूस से कच्चा तेल न खरीदने की हिदायत दी गई थी। जैसा कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि बात यह है कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, वैसे ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस से कच्चा तेल इसके अलावा कई चीजें लेना बंद कर दी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही में रूस पे ये भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो डॉलर में बिजनेस नहीं कर पाएगा। प्रतिबंधों की वजह से रूस का जो अपना पैसा है वो भी कमजोर पड़ता जा रहा है। एक और बात यह है कि सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। कच्चे तेल से ही पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है। अब जब दुनिया के बहुत सारे देश रूस से कच्चा तेल नहीं ले रहे हैं तो इसी की वजह से उसका घाटा हो रहा है। इन्हीं सब हालात को देखते हुए रूस ने ये फैसला लिया है कि जिन देशों से उसकी बातचीत है उनको ये प्रस्ताव दिया जाए कि वो सस्ते में कच्चा तेल खरीद लें। जिन जिन देशों को प्रस्ताव भेजा गया
गया उसमें अपना भारत भी शामिल था। और जैसा कि अभी हमने आपको ताज़ा जानकारी के तहत बताया कि भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद लिया है। हालांकि अमेरिका ने ऐसा करने से सख्ती से मना किया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई देश रूस से कच्चा तेल खरीदेगा यानी कि उसकी मदद करेगा तो फिर ये माना जाएगा कि वो देश यूक्रेन पे हमला करने का समर्थन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी की वजह से रूस से तेल खरीदने से बच सकती है, क्योंकि रिलायंस कंपनी ने अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पे निवेश कर रखा है, यानी कि कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं। ऐसे में अगर वो रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो रिलायंस कंपनी के अमेरिकी कारोबार पे असर पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, रूस को लेकर एक और खतरनाक खबर आई है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन का खतरनाक प्लान आया सामने। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर भी कर सकते हैं हमला। दावे के मुताबिक कब्जे की है तैयारी। जी हां, यूक्रेन फतह करने के बाद रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर भी हमला करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन स्वीडन के भी कुछ हिस्सों को हथियाना चाहते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक रूसी अधिकारी ने टीवी शो के दौरान वोलोदिमीर पुतिन की इस मंशा का खुलासा किया है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये पूरी जंग नाटो संगठन की वजह से हो रही है। आपको बता दें, नाटो संगठन 30 देशों का ऐसा ग्रुप है जिसमें अमेरिका शामिल है और इसे अमेरिका ही लीड करता है। असल में ये एक सैन्य गठबंधन है। आसान सी भाषा में कहें तो इन 30 देशों ने एक साथ मिलकर अपने आप को काफी मजबूत बना लिया है। नाटो संगठन का बिल्कुल सिंपल सा ये नियम है कि 30 देशों में से किसी भी देश पे अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो इसे 30 देश पे हमला समझा जाएगा और फिर हमला करने वाले उस अकेले देश को इन 30 देश से लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में खबर आई थी कि यूक्रेन इसी नाटो संगठन में शामिल होना चाहता है। हालांकि रूस ऐसा नहीं चाहता और इसी की वजह से रूस की तरफ से जंग शुरू कर दी गई। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि रूस नाटो संगठन के देशों पे भी हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका काफी पहले ही ये कह चुका है कि नाटो संगठन में जो भी देश शामिल है उनके एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो रूस के राष्ट्रपति को लेकर जो दावा किया गया है अगर वो सच हो जाता है तो अनुमान के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है साल का पहला चक्रवात। आने वाले 21 मार्च को आ सकता है चक्रवाती तूफान। जी हां, मौसम विभाग ने बीते गुरुवार को बताया कि इस साल का पहला चक्रवात बंगाल की खाड़ी के एक हिस्से से उठना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले 21 मार्च तक इसी एरिया में चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसी की वजह से हालात का जायजा लिया जा रहा है। इसी चक्रवाती तूफान के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज शुक्रवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वैसे तो फिलहाल ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये तूफान देश के किनारे पे रहेगा। लेकिन अगर ये चक्रवाती तूफान जल्दी शांत नहीं होता है तो फिर देश के अंदर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐलान। कहा, कोई रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करना, बस उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज देना। आने वाले 23 मार्च 2022 को जारी किया जाएगा व्हाट्सएप नंबर। जी हां, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करेंगे। ये नंबर आने वाले 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की बरसी पे जारी किया जाएगा। भगवंत मान ने इस बारे में कहा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। इसके बाद कोई अगर रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करना, बस उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। मेरा ऑफिस उसकी पूरी जांच करेगा और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम भगवंत मान ने इस मामले में राजधानी दिल्ली का भी उदाहरण दिया। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी तो इसी तरह से नंबर जारी किया था और इसके बाद रिश्वत लेना काफी कम हो गया था। होली पर आपके अपनों ने अगर ज्यादा भांग पी ली है तो इस तरह से उतार सकते हैं हैंगओवर। जी हां, होली में लोग अक्सर दोस्ती यारी में अपनी लिमिट भूल जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भांग पी लेते हैं। पीते वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन जब नशे का असर बढ़ने लगता है तो परेशान हो जाते हैं। साथ ही में अपने परिवार और जानकारों को भी परेशान करते हैं। दैनिक भास्कर.com की तरफ से ऐसे ही लोगों के लिए एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से भांग के नशे को आसानी से उतारा जा सकता है। बताया गया है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरूद से भांग का नशा उतारा जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि अगर किसी को भांग का नशा ज्यादा हो जाए तो उसे अमरूद की पत्तियों
सब्जियों का रस दें और अगर अमरूद के पत्ते ना मिले तो उसे थोड़े ज्यादा अमरूद खिलाए जा सकते हैं। इससे नशा कम हो जाएगा। साथ ही भांग ज्यादा होने पर अगर कोई बेहोश हो गया है तो सरसों के तेल को गर्म करके दोनों कानों में 2-2 बूंद डाले जा सकते हैं, यानी कि ऐसा करने से बेहोशी टूट सकती है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक भांग के नशे को कम करने के लिए अरहर की कच्ची दाल पीसने के बाद पानी में घोल बनाकर पिलाएं, इससे भी नशा कम हो सकता है। साथ ही में 50 ml या इससे थोड़ा ज्यादा घी खिलाने पर भांग के नशे में कमी आती है। इसके अलावा नींबू पानी भी भांग के असर को उतारने के लिए काम करता है। हालांकि नींबू पानी बनाते समय इसमें ना तो नमक डालना है और ना ही चीनी डालनी है। साथ ही इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि खाली पेट भांग न पिएं, इससे नशा ज्यादा होता है। साथ ही अगर भांग पी ली है तो फिर सीढ़ियां भी न चढ़ें। साथ ही कहा गया है कि अगर जिसने भांग पी ली है तो वो सीढ़ियां चढ़ने से बचे। साथ ही में गाड़ी चलाने से तो बचना ही है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भांग पीकर कोई पेन किलर ना लें, यानी कि जो दर्द की दवा आती है उसको ना खाएं। इससे एसिडिटी बढ़ने का खतरा होता है, उल्टी की आशंका बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और गला भी सूख सकता है। बताया गया है कि ऐसे हालात में जितना हो सके उतना पानी पिएं। कहीं होता है संतरों और टमाटर से युद्ध तो कहीं होता है मिट्टी में हुड़दंग। दुनिया भर में मनाए जाते हैं होली से मिलते जुलते कई त्योहार। आइए आज होली के मौके पर बताते हैं इसके बारे में आपको। जी हाँ, होली जैसे ही मौज मस्ती मजाक वाले कुछ उत्सव दुनिया के अन्य देशों में भी मनाए जाते हैं। इनमें शामिल होने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी। होली से मिलता जुलता एक त्योहार इटली में मनाया जाता है जिसमें संतरों की लड़ाई होती है। असल में 18वीं सदी में एक तानाशाह बादशाह को मारने के बाद जब आम जनता ने जुल्मी सेना का सामना किया, उसी की याद में इसे मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस त्योहार को मनाने में 700 टन संतरे लग जाते हैं, यानी कि लोग इस उत्सव के दौरान एक दूसरे को संतरों से रंग देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि होली जैसा त्योहार स्पेन में मनाया जाता है। हालांकि ये होली रंगों की नहीं बल्कि टमाटर की होती है। खूबसूरत नजारों से भरे स्पेन की पहचान यहाँ हर साल अगस्त में आयोजित होने वाले ला टोमाटिना फेस्टिवल से होती है। ये अगस्त माह के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी। टमाटर से होली मनाई जाती है। लोग टमाटरों के रस में लोट-पोट होते हैं। इसी तरह से होली से मिलता जुलता एक त्योहार दक्षिण कोरिया में मनाया जाता है। हालांकि त्योहार रंगों से नहीं बल्कि कीचड़ से खेला जाता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया की कीचड़ वाली होली खेलने के लिए दुनिया भर से 20 से 30 लाख पर्यटक पहुँचते हैं। जानकारी है कि 90 के दशक में बोरियोंग के डैच ऑन बीच को डर्टी सी यानी कि गंदे सागर के नाम से जाना जाता था। महंगाई के चलते पर्यटक वहां जाने से भी कतराने लगे थे। हालांकि एक रिसर्च के बाद पता चला कि वहां की मिट्टी को कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में मिट्टी की खूबियां बताई गई, जिसने घूमने वालों का ध्यान उस तरफ खींचा। आसान सी भाषा में कहें तो दक्षिण कोरिया के एक हिस्से के मिट्टी को कई खूबियों वाला बताया जाता है और फेस वगैरह के लिए अच्छा माना जाता है। उस समय से इस तरह की होली खेली जाती है। साथ ही आपको बता दें कि थाईलैंड में पानी की होली खेली जाती है। बौद्ध कैलेंडर के हिसाब से पारंपरिक थाई नव वर्ष का उत्सव है। सोंगक्रन फेस्टिवल थाईलैंड में 9 वर्ष 13 से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है, यानी कि लगभग 3 दिन तक। ये दुनिया की सबसे बड़ी पानी की होली है, जिसमें हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। सोंगक्रन के दौरान थाई लोग एक दूसरे पे पानी फेंक कर खुशी का इजहार करते हैं। माना जाता है कि पानी छिड़कने से पाप धुल जाते हैं। नेटफ्लिक्स यूजर को लग सकता है झटका। पासवर्ड शेयरिंग के लिए चुकाने पड़ सकते हैं ज्यादा पैसे। बदलाव की तैयारी में है कंपनी। जी हां, अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर करते हैं तो इसके लिए आपको अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते रहने के लिए कंपनी ज्यादा चार्ज वसूल सकती है। जानकारी के मुताबिक कंपनी का ये कदम उन यूजर के लिए एक बड़ा झटका होगा जो अपने नेटफ्लिक्स यूजर नेम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। फिलहाल इस मामले में कंपनी तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में ऐसे यूजर को झटका लग सकता है। मार्च का ये हफ्ता रहेगा रिलीज ऑफ द वीक। बच्चन पांडे जलसा से लेकर अपहरण 2 तक कई फिल्में होंगी ओटीटी और सिनेमा पे रिलीज। जी हाँ, इस हफ्ते होली पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे उनमें से एक है, जो कि होली यानी कि 18 मार्च यानी कि आज ही थिएटर में रिलीज होगी। फैंस में फिल्म का क्रेज रिलीज के पहले से ही देखने को मिल रहा है। अक्षय के साथ इस फिल्म में कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगे लीड रोल में। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 18 मार्च को अमेजन प्राइम पर जलसा एक थ्रिलर फिल्म है जो हमारी लाइफ की अशांति को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही आने वाले 18 मार्च को इंटरनली कंफ्यूज एंड ईगर टू लव को रिलीज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें कहानी दिखाई गई है एक 20 साल के अजीब लड़के की, जो कि अकेला ही रहता है और प्यार की तलाश में घूम रहा है। आने वाले 18 मार्च को इसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। वहीं कल 18 मार्च को ब्लडी ब्रदर्स को भी रिलीज किया जाएगा। ब्लडी ब्रदर्स को G5 पे देखा जा सकेगा, यानी कि इसे G5 पे रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सीरीज ब्रिटिश टीवी सीरीज गिल्ड से इंस्पायर है।
साथ ही G5 पे आने वाले 17 मार्च को मिसेज एंड मिस्टर शमीम को भी रिलीज किया जाएगा। ये G5 की अपनी ओरिजिनल सीरीज है। इसके अलावा एकता कपूर और जियो स्टूडियो को कोलैबोरेशन में बनी सीरीज अपहरण 2 को भी रिलीज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसकी रिलीजिंग आज 18 मार्च को वूट पर होगी। भाजपा में 28 और कांग्रेस में 3 साल रहने के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा ने ज्वाइन कर ली है ममता बनर्जी की पार्टी। जी हां, अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है, यानी कि ममता बनर्जी वाली पार्टी का। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक उनके टीएमसी ज्वाइन करने में प्रशांत किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का अहम रोल रहा है। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करने का ये सही समय है, इस पर कभी और बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में 28 साल और कांग्रेस में 3 साल रहने के बाद अब टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने छठे दिन भी कमाए 19 करोड़ रुपए से ज्यादा। जल्दी हो सकती है 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल। जी हां, द कश्मीर फाइल्स फिल्म बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती है। बीते 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में इस फिल्म ने छठे दिन लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। 6 दिन की कमाई को मिलाकर इस फिल्म की कुल कमाई 79 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुके हैं। एक और दिन अगर 20 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी तो ये फिल्म बिना ज्यादा प्रचार के 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी। साथ ही इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी जानकारी आई है, देखें अगली खबर में। सीआरपीएफ के 3.25 लाख जवान देखेंगे ये फिल्म, यानी कि द कश्मीर फाइल्स। वापस लौटते ही कश्मीरी पंडितों के घरों से हटेंगे फोर्स के कैंप। जी हां, कश्मीरी पंडितों पे बनी हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ के करीब 3.25 लाख जवानों और अधिकारियों को ये फिल्म दिखाई जाएगी। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्र से जुड़ी ऐसी फिल्म जिससे लोगों में उत्साह पैदा होता है वो देखी जानी चाहिए। इससे किसी गंभीर विषय को लेकर लोगों में संजीदगी का माहौल बनता है, उन्हें एक अतीत के सच के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए देश के जवानों को ये मूवी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल परेशानी यह है कि 3.25 लाख जवान देश की रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। इसी की वजह से कोई ऐसा तरीका ढूंढा जा रहा है जिससे सभी को ये फिल्म दिखाई जा सके। 2 साल के बाद 2 दिन के लिए खुलेंगे निजामुद्दीन के मरकज। रमजान में खुलेगी या नहीं, इस पर सुनवाई होगी आने वाले 31 मार्च को। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने शबे बारात के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद की चारों मंजिलों को कई शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के चलते मरकज को 2020 के मार्च के महीने में बंद कर दिया गया था और तब से ये बंदी है। हालांकि फिलहाल अभी कोरोना के मामले कम हो गए हैं, इसी की वजह से अब शबे बारात के मौके पर इसे खोलने की अनुमति दी गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कल होली के साथ शबे बारात का त्योहार भी मनाया जाएगा। साथ ही जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि आने वाले 2 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। मुस्लिम इस महीने में रोजे यानी कि उपवास रखते हैं। हालांकि रमजान के महीने में मरकज को खोला जाएगा या नहीं, इस पे आने वाले 31 मार्च को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। अमेरिका ने रूस पे नकेल कसने की है एक और बड़ी तैयारी। ब्रिटेन फ्रांस को साथ लेकर 8 देशों का संगठन बनाया है। ये 8 देश रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त करेंगे। जी हां, यूक्रेन से जंग के बीच अमेरिका रूस पे दबाव बनाने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहा है। इसी बीच अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 8 देशों के साथ मिलकर रूसी अरबपति, जिन्हें ओलिगार्क भी कहा जाता है, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस नए संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली शामिल है, यानी कि सभी बड़े बड़े और ताकतवर देश। जानकारी के मुताबिक अब इन देश में रूसी अरबपतियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो जंग की शुरुआत की है रूस की सरकार ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन अब इसका घाटा और इसका खामियाजा रूस के जो अरबपति हैं उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 देश रूस की संपत्ति को जब्त करेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो रूस के देश के जो भी अरबपति हैं जो कि इन देशों में रहते हैं, जिनकी संपत्ति इन देश में है, उसे जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब इन्हीं सब का बदला लेने के लिए रूस ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। रूस के यूक्रेन पे हमले का आज है 22वां दिन। रूसी सेना के हमले अभी भी हैं जारी। अभी हाल ही में गई है 21 लोगों की जान। इसी बीच पुतिन सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग को आज 22 दिन हो गए हैं
रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में काफी पास पहुंच गई है। फिलहाल रूसी सेना का यही मकसद है कि यूक्रेन की राजधानी पे कब्जा किया जाए। हालांकि 22 दिन बीत चुके हैं और अभी भी कब्जा नहीं हो पाया है। पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के पलटवार में रूस ने एक कड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मालिकाना हक वाले सैकड़ों कमर्शियल प्लेन को जब्त करने जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसी के बदले में, इसी के पलटवार में रूस की तरफ से ये कड़ा एक्शन लिया गया है कि उसके देश में अमेरिका के या यूरोप के देश के जो भी कमर्शियल प्लेन यानी कि हवाई जहाज खड़े हैं, उसको अब रूस की सरकार जब्त कर लेगी। रूस की सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है, देखें अगली खबर में। रूस ने दिया मेटा यानी कि फेसबुक को जवाब। इंस्टाग्राम ब्लॉक होने के बाद खुद का फोटो शेयरिंग ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा रोसग्राम, यानी कि ये होगी इंस्टाग्राम की कॉपी। जी हाँ, इंस्टाग्राम के बैन के बाद रूस ने खुद का फोटो शेयरिंग ऐप जिसका नाम होगा रोसग्राम, इसकी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप को रूस में 28 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। असल में बात यह है कि रूस के हमला करने की वजह से बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए और इसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल वगैरह भी शामिल है। जाहिर सी बात है, इन कंपनियों ने जैसे ही अपनी सर्विस बंद की तो अब रूस के लोग भी परेशान होने लगे हैं। इसी सब चीज को देखते हुए रूस ने ये फैसला किया है कि वो इंस्टाग्राम की तरह अपना एक ऐप लाएगा जिसका नाम रखा गया है रोसग्राम। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के कलर वगैरह बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह हैं। हालांकि इन सब के बावजूद एक राहत की खबर ये आई है कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग, इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देखें अगली खबर में। जल्दी थम सकती है रूस और यूक्रेन की जंग। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन को करना होगा नाटो संगठन में ना शामिल होने का लिखित दावा। ऐसा करने से रुक सकती है जंग। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 22वां दिन है। यूक्रेन के एक अखबार कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस और यूक्रेन में जल्दी सीज फायर हो सकता है, यानी कि जंग रुक सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश एक समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जंग क्यों शुरू हुई है, सारा मामला नाटो संगठन का है। जिस समझौते से ये जंग रुक सकती है, उस समझौते को लेकर ये खबर आई है कि इसमें यूक्रेन की सरकार रूस को भरोसा दिलाएगी कि वो नाटो संगठन में शामिल नहीं होगा और साथ ही में उसे अपने हथियारों की लिमिट भी तय करनी होगी। बात यह है कि यूक्रेन देश रूस के बॉर्डर से सटा हुआ है। इसी की वजह से रूस नहीं चाहता कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ शामिल हो। रूस का ये मानना है कि अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ शामिल हो जाता है तो फिर नाटो संगठन के तहत अमेरिका के जो हथियार हैं वो रूस में भी तैनात कर दिए जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नाटो संगठन देशों में से किसी भी देश पे हमला किया जाता है तो इसे 30 देश पे हुआ हमला माना जाता है। इसी की वजह से उसका जवाब 30 देश की तरफ से दे दिया जाता है और इसके लिए तैयारियां यानी कि हथियार वगैरह पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं। तो अब देखना यह है कि यूक्रेन की तरफ से ये बात मानी जाती है या नहीं। अगर बात मान ली जाएगी तो जंग थम सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की कैरोलिना बनी मिस वर्ल्ड हर संडे 300 बेघर लोगों को खिलाती है खाना। जी हाँ, यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की बिलासवा मिस वर्ल्ड चुनी गई है। पोर्टो रिको में आयोजित 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में उन्हें विश्व सुंदरी का ताज पहनाया गया। जानकारी के मुताबिक ये प्रोग्राम कोका कोला म्यूजिक हॉल में किया गया। मिस वर्ल्ड ट्विटर हैंडल ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी राज्य है और इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है वो पोलैंड की रहने वाली है। होली पर अमन के लिए जुमे की नमाज का आज समय बदला गया है। आधे से 1 घंटे का किया गया है परिवर्तन। लखनऊ में जी हाँ, जुमा की नमाज, शब बरात और होली एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि आज शहर में अमन चैन बना रहे इसके लिए आज शुक्रवार को होने वाली जुमा की विशेष नमाज के समय में बदलाव किया गया है। शहर की मस्जिदों में होने वाली नमाज के वक्तों में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का हेरफेर किया गया है, यानी कि किसी मस्जिद की नमाज के समय को आधा घंटा तो किसी के नमाज के समय को इससे थोड़ा ज्यादा बदला गया है। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने और अमन शांति बनाए रखने की अपील की है, यानी कि ये बात मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से कही गई है। ऐशबाग ईदगाह के पास जो जामा मस्जिद है वहाँ पे वैसे जुमा की नमाज 12:45 पे होती है, लेकिन उसके समय को बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज 18 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।